किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फर्टिलाइजेशन की। अभी मत लिखो कोई, ठीक है। फर्टिलाइजेशन की तो समझते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे। देखो होता क्या है, आमतौर पे तो हम लोग बोल देते हैं कि मेल और फीमेल गैमेट का मिलना गुरुजी हो जाता है फर्टिलाइजेशन, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बाबू। देखो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का मिलना, क्या बोला हमने? मेल और फीमेल गैमेट का मिलना और फाइनली जाइगोट का बनना। किसका बनना? जाइगोट का बनना। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है फर्टिलाइजेशन। समझा बात? मेल और फीमेल गैमेट का मिलना और फाइनली किसका बनना? जाइगोट का बनना। ये क्या कहलाएगा? फर्टिलाइजेशन। लेकिन आमतौर पे हम लोग कह रहे हैं कि मेल फीमेल गैमेट मिल गया तो क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। बोलना गलत भी नहीं होता है, बोलते हैं, यूज कर लेते हैं लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या, ये हमारे पास फीमेल गैमेट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है बाबू? ये हमारे पास मेल गैमेट है, ठीक है। ये क्या है? मेल गैमेट। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट के मिलने को हम लोग कहते हैं सिंगैमी। क्या कहते हैं बाबू? सिंगैमी, है ना। इसके लिए हम लोग क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? सिंगैमी। फीमेल गैमेट और मेल गैमेट के मिलने को हम लोग क्या कहते हैं? सिंगैमी। जब सिंगैमी हो जाता है यानी फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जो तुम्हारा है वो मिल गया, उसके बाद क्या होगा सर? जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट तुम्हारा मिल गया उसको हमने क्या कहा बाबू? सिंगैमी। अब इसके बाद क्या होगा? अब ये जो स्पर्म है ना, ये इंटर कर जाएगा इसके अंदर। देखो कैसे, ये फीमेल गैमेट है हमारे पास और ये जो स्पर्म है ये हमारा किस में आ गया है? इसके अंदर आ गया। थोड़ा सा इसलिए बॉडी इसका खोल दिए क्योंकि जो इसका इसका जो प्रोटोप्लाज्म होता है और इसका प्रोटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है। समझिए बात? जब दोनों का प्रोटोप्लाज्म आपस में मिलता है तब इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या कहते हैं बाबू? प्लाज्मोगैमी। तो देखो फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। सबसे पहले क्या हुआ सर? सिंगैमी, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स मिले, उसके बाद उनका प्रोटोप्लाज्म मिला। क्या मिला? प्रोटोप्लाज्म मिला, है ना। उसके बाद उनका क्या मिला बाबू? प्रोटोप्लाज्म मिला, उसे हमने क्या कहा? प्लाज्मोगैमी का। क्या कहा? प्लाज्मोगैमी। तो सबसे पहले क्या देखने को मिला? सिंगैमी। उसके बाद क्या देखने को मिला बाबू? प्लाज्मोगैमी। क्लियर? उसके बाद क्या होगा? प्लाज्मोगैमी। अब क्या होता है सर? प्लाज्मोगैमी के बाद तुम्हारा जो मेल गैमेट है और फीमेल गैमेट है, इन दोनों का क्या मिलेगा? इन दोनों का तुम्हारा मिल जाएगा न्यूक्लियस। क्या मिल जाएगा? इन दोनों का मिल जाएगा न्यूक्लियस, है ना। इन दोनों का क्या मिल जाएगा बाबू? न्यूक्लियस मिल जाएगा, ठीक है। देखो कैरियन शब्द हम लोग किससे रिलेटेड इस्तेमाल करते थे? कैरियन शब्द जो है वो किससे रिलेटेड होता है? न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। अरमान इधर देखो, कैरियन शब्द किससे रिलेटेड होता है बाबू? न्यूक्लियस से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? कैरियोगैमी। क्या लिखेंगे बाबू? कैरियोगैमी। समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो। सबसे पहले क्या हुआ? सिंगैमी। सिंगैमी के बाद क्या देखा हमने? प्लाज्मोगैमी। और प्लाज्मोगैमी के बाद जब न्यूक्लियस आपस में मिले तो उसे हमने क्या कहा? कैरियोगैमी। क्लियर? उसे हमने क्या कहा? कैरियोगैमी। अब क्या होता है? कैरियोगैमी के बाद क्या होगा बाबू? ये जो न्यूक्लियस है तो अपने अपने न्यूक्लियस के पास, फीमेल के न्यूक्लियस के पास फीमेल का जेनेटिक मटेरियल है ना, मतलब क्रोमैटिन, और मेल का जो आपका मेल का न्यूक्लियस है उसके पास मेल का क्रोमैटिन, है ना। फीमेल का क्रोमैटिन और मेल का क्रोमैटिन। याद है क्रोमैटिन क्या होता है? डीएनए का कंडेंस फॉर्म हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। डीएनए की कंडेंस फॉर्म को ही हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन के कंडेंस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। याद है? डीएनए के कंडेंस फॉर्म को क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। और क्रोमैटिन के कंडेंस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। डीएनए कुछ नहीं है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पे इस न्यूक्लियस के अंदर भैया मेल न्यूक्लियस है तो मेल क्रोमैटिन, फीमेल न्यूक्लियस है तो फीमेल का क्रोमैटिन। तो यहाँ पे क्या होता है? इन दोनों का जो क्रोमैटिन है वो मिल जाता है। इन दोनों का जो क्रोमैटिन है वो क्या होता है बाबू? मिल जाता है ना। एक मान लो कि मेल का क्रोमैटिन होगा और एक फीमेल का क्रोमैटिन होगा, है ना। एक मेल का क्रोमैटिन होगा, एक फीमेल का क्रोमैटिन होगा। समझ पाए? अब दोनों का जब क्रोमैटिन मिलता है ना तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस। क्या कहते हैं बाबू? एम्फीमिक्सिस, है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस कहते हैं। समझ में आया बात? इसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्फीमिक्सिस। सबसे पहले क्या हुआ? सिंगैमी। फिर उसके बाद क्या हुआ? प्लाज्मोगैमी। उसके बाद जब न्यूक्लियस मिला तो उसे हमने क्या कहा? कैरियोगैमी। और जब क्रोमैटिन मिले तब उसे हमने क्या कहा? एम्फीमिक्सिस। अब फाइनली जब क्रोमैटिन मिल गया तो ये क्या कर लेगा? एक न्यूक्लियस बन जाएगा यहाँ पे। और इस सेल को हम लोग कहेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे? जाइगोट। अब हमको बताओ ये जो जाइगोट है ये हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉइड होगा? डिप्लॉइड होगा। क्यों डिप्लॉइड होगा सर? क्योंकि यहाँ से मेल गैमेट आया था हैप्लॉइड और यहाँ से फीमेल गैमेट आया था हैप्लॉइड। हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड इक्वल टू डिप्लॉइड।
तो ये जो जाइगोट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिप्लॉयड हो जाएगा। क्लियर? इसीलिए हमारा बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉयड होता है, क्योंकि इसी जाइगोट में, अभी पढ़ेंगे हम लोग, इसी जाइगोट में लगातार क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन यानी माइटोसिस होते जाता है और एक सेल से कई सारे सेल बनते हैं, है ना। और माइटोसिस जो डिवीजन है वो उसका जो सिग्निफिकेंस की अगर बात करें तो क्या होता है, ग्रोथ और रिपेयर होता है। समझ आए बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो फर्टिलाइजेशन हमने क्या देखा, फर्टिलाइजेशन में हमने देखा है कि इन्वॉल्वमेंट ऑफ क्या हो रहा है सर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट, दो हैप्लॉइड गैमेट, दो हैप्लॉइड गैमेट का क्या हो रहा है सर, इन्वॉल्वमेंट हो रहा है ना। दो हैप्लॉइड गैमेट क्या कर रहे हैं, इन्वॉल्व कर रहे हैं। अच्छा यहाँ पे गैमेट्स की अगर बात करें, ह्यूमन गैमेट्स है तो क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा, 23 या 46? जल्दी बोलो। 23, क्योंकि देखो डिप्लॉयड सेल में, ह्यूमन के डिप्लॉयड सेल में जो होता है उसके अंदर देखो, हैप्लॉइड में तो 23 हो गया, लेकिन डिप्लॉयड में अगर बात करें तो क्रोमोसोम कितना होता है, 46 होता है। तो गैमेट्स हैप्लॉइड होता है तो इसके अंदर क्रोमोसोम कितना होगा, 23। तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू हैप्लॉइड गैमेट जिसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है, 23, इसमें दोनों इन्वॉल्व करके क्या बनाएगा, जो जाइगोट बनेगा वो हैप्लॉइड होगा या डिप्लॉयड होगा, डिप्लॉयड। तो फॉर्मेशन ऑफ किसका होगा भाई, फॉर्मेशन एक डिप्लॉयड जाइगोट का। अब जाइगोट के अंदर क्रोमोसोम का नंबर बताओ कितना होगा, 46, क्योंकि 23 + 23 इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 46। क्लियर है एकदम? तो ये कहलाएगा तुम्हारा बाबू फर्टिलाइजेशन, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाएगा तुम्हारा, फर्टिलाइजेशन कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं? तो देखो एक बार समझा देते हैं और अच्छे से। सबसे पहले क्या हुआ, सिंगैमी, मेल और फीमेल गैमेट के मिलने को हमने क्या कहा, सिंगैमी। सिंगैमी के बाद क्या होता है, प्लाज्मोगैमी, जब प्रोटोप्लाज्म मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, जब न्यूक्लियस मिलते हैं उसे हम लोग कैरियोगैमी कहते हैं। और जब दोनों का क्रोमैटिन मिलता है उसे हम लोग एम्फीमिक्सिस कहते हैं। मेल और फीमेल दिखा दिया, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड। फाइनली एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, जाइगोट। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में फर्टिलाइजेशन आएगा तो बस आप इस तरह से बना दीजिएगा, ठीक है। समझ में आ बात, क्लियर है फर्टिलाइजेशन, कोई दिक्कत? अब तुम्हारे एनसीईआरटी में कैपेसिटेशन, एक्टिवेशन, इजैकुलेशन का मतलब किसको पता है, इजैकुलेशन का मतलब बताओ। विकेट तो गिरेगा वो तुम लोग पर नहीं। तेजी से मेल गैमेट का निकलना क्या कहलाता है, इजैकुलेशन। और ये मेल गैमेट निकलने के बाद अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं इंसेमिनेशन। समझ में आ बात? तो ये डिफरेंस था इजैकुलेशन और इंसेमिनेशन में। होता है क्या, ये अच्छे से समझना है। यहाँ पे पहले डायग्राम की मदद से आपको समझाते हैं, उसके बाद हम उसको आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये फूला फूला पुल पुला रीजन का नाम बता दोगे? अरे कहाँ जा रहा भाई, देखो यहाँ पे महारानी कह लो, दुल्हन कह लो, जो कह लो, जो महीना में एक बार आती हैं वो निकल के बैठी हुई हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे तुम्हारा ओवम बैठा हुआ है, ठीक है, एम्पुला के अंदर, है ना। ये क्या है, एम्पुला है। कोई भी फुलपुला फूला हुआ रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। यहाँ से आपको पता है कि बारात आ गया है और बारात में दूल्हा कितना होता है, कौन बताएगा? 200 से 250 मिलियन, 200 से 250 या 200 से 300 मिलियन लगभग, है ना। 300 मिलियन जो है होता है वो तुम्हारा क्या होता है बाबू, स्पर्म होता है ना। 200 से 300 मिलियन स्पर्म होते हैं। ये जब बारात आता है तो बारात को आने को हम लोग क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसेमिनेशन।
मतलब क्या हुआ गुरुजी? मतलब ये हुआ बाबू कि जो तुम्हारा मेल गैमेट था उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाना क्या कहलाता है? इंसेमिनेशन। और मेल गैमेट का सिर्फ और सिर्फ डिस्चार्ज होना यानी कि निकलना क्या कहलाता है? इजैकुलेशन। क्लियर है एकदम? तो यहाँ पे इंसेमिनेशन हो गया है और 200 से 300 मिलियन स्पर्म जो है वो इंटर कर गया है। अब इसमें से कुछ ही स्पर्म ऐसे हैं जो यूट्रस तक ही पहुंच पाएंगे। इसमें से कुछ ही स्पर्म वैसे जो कहाँ तक पहुंच पाएंगे? यूट्रस तक पहुंच पाएंगे। ये क्या है? यूट्रस है, गर्भाशय है ना, जिसमें गर्भ रहता है, जिसमें बच्चा रहता है। इस यूट्रस में मात्र 10,000 तक स्पर्म ही पहुंच पाता है लगभग। कितना? 10,000। तो जिसके पास कैपेसिटी है वही क्या कर रहा है? पहुंच पा रहा है। होता क्या है, यहाँ पे बैठा रहता है क्या? यहाँ पे बैठा रहता है समझो कि मैक्रोफाज, बिल्कुल लड़की के भाई की तरह या लड़की के बाप की तरह या लड़की के मामा की तरह। जैसे दूल्हा को लड़की का भाई लड़का का बाप रिजेक्ट करता है, उसी तरह यहाँ पे मैक्रोफाज जो लायक नहीं होता उसको चुन चुन के मार देता है, जो लायक होता है उसको आगे जाने देता है। समझ में आ गया होगा बात? क्योंकि जाहिर सी बात है अपना बेटी का शादी उसी से कराएगा जो क्या होगा? लायक होगा। समझ में आ रहा बात? तो सेम वही कंडीशन है यहाँ पे कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म क्या किया भाई? इंटर कर गया, लेकिन यूट्रस तक सिर्फ और सिर्फ कितना पहुंचा? 10,000। क्योंकि यहाँ पे क्या था? यहाँ पे वो ऐसा मीडियम जनरेट कर देता है, वैसा माहौल जनरेट कर देता है ताकि क्या हो? ये स्पर्म मर जाए, है ना, ताकि स्पर्म क्या हो? बहुत सारा मर जाए, रुक जाए, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? एसिडिक मीडियम होता है। कैसा मीडियम होता है बाबू? एसिडिक मीडियम होता है ना, एसिडिक मीडियम। प्लस यहाँ पे कई सारे मैक्रोफाज होते हैं। मैक्रोफाज क्या करते हैं? इन्हें पकड़ पकड़ के खाते हैं। ठीक है, इन्हें पकड़ पकड़ के खा जाते हैं और जो जिसके पास कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, वो क्या करता है? आगे जाता है। समझे बात? जिसके पास कैपेसिटी है वो क्या करता है? आगे जाता है। लगभग 10,000 तक स्पर्म यूट्रस में जाता है। और फैलोपियन ट्यूब में ऐसा पता लगा है कि लगभग 200 से 250 ही स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब तक पहुंच पाता है। फैलोपियन ट्यूब पढ़ चुके हो, है ना? फैलोपियन ट्यूब तक तुम्हारा कितना स्पर्म जाता है? लगभग 200 से 250 स्पर्म फैलोपियन ट्यूब तक जाता है। तो यहाँ पे लगभग समझो 200 से 250 स्पर्म जो है वो कहाँ तक गया है भाई? फैलोपियन ट्यूब के पास गया है। और ये सब का सब मिलकर इसके दीवार को तोड़ने में लग जाता है और कोई एक ही विजय प्राप्त करता है जो अंदर एंट्री कर लेता है। मालूम है? मतलब हम ये कह सकते हैं सर कि ये जो हमारा एम्पुला है ये वो जगह है जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल रहा है, जहाँ पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिल रहा है। मतलब हम इसे कह सकते हैं साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। साइट का मतलब होता है जगह, वो जगह जहाँ पे क्या हो रहा है बाबू? फर्टिलाइजेशन हो रहा है। क्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते? इसे हम लोग क्या कह सकते हैं? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं। क्लियर है? तो इन स्पर्म का अंदर आना क्या कहलाएगा बाबू? इंसेमिनेशन। कितना आता है? 200 से 300 मिलियन स्पर्म एक बार में। कितना? 200 से 300 मिलियन स्पर्म। लेकिन मिलेगा, लेकिन पहुंचेगा यहाँ तक कितना? सिर्फ और सिर्फ एक। मतलब ओवा से दुल्हन से मीटिंग सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? एक ही से होगा। क्लियर? अगर 2 से हो जाएगा तो कंडीशन दूसरा हो जाएगा, है ना, पॉलीस्पर्मी हो जाएगा। 300 हो जाएगा तो और ज़्यादा मतलब पॉलीस्पर्मी का कंडीशन बनेगा। ठीक है, जितना ज़्यादा स्पर्म मिलेगा। फिर हम लोग का जो बॉडी है ना डिप्लॉइड, हम लोग डिप्लॉइड ना होकर ट्रिप्लॉइड भी हो सकते हैं, टेट्राप्लॉइड हो सकते हैं, हेक्सा हो सकता है। अगर 6 मिल जाएगा तो हेक्सा हो जाएगा। समझ बात? तो जैसे जैसे मिलता तो फिर वैसे जो है ना वो जनरेशन खराब हो जाता। इसीलिए नेचर ने क्या किया है कि जो सबसे बेस्ट होगा वही एक तो क्या करेगा? आगे जाएगा। समझिए बात? जो सबसे बेस्ट होगा वही एक आगे जाकर इससे मीट करेगा। क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हुआ क्या सर, यहाँ पे बाकी सारे स्पर्म को किसने खराब किया? एसिडिक मीडियम ने और मैक्रोफाज ने चुन चुन के मारा। क्लियर है? तो जो ये कैपेसिटी देख रहे हो ना, कैपेसिटी, इसी कैपेसिटी को हम लोग कैपेसिटेशन कहते हैं कि इतना सारा स्पर्म में से सिर्फ एक जाके तुम्हारा क्या कर पा रहा है? इतना सारे स्पर्म में से सिर्फ एक जाकर तुम्हारा ओवा से, है ना, फर्टिलाइज कर पा रहा है। ओवा से क्या कर पा रहा है? फर्टिलाइज कर रहा है। इसी कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन कहते हैं। तो कैपेसिटेशन होता क्या? एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म आफ्टर एजेकुलेशन इन वेजाइनल ट्रैक्ट। वेजाइनल ट्रैक्ट में जो स्पर्म का एक्टिवेशन है ना, वेजाइनल ट्रैक्ट जिसे कहोगे ना, वेजाइनल ट्रैक्ट, तो वेजाइनल ट्रैक्ट में जो एक्टिवेशन है स्पर्म का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? कैपेसिटेशन कहते हैं। ये आपको 2 मार्क्स में आने का चांस है। ठीक है, कोई दिक्कत? क्लियर है यहाँ तक? कैपेसिटेशन वाला बात क्लियर? एक बार में कितना स्पर्म इजैकुलेट होता है? 200 से 300 मिलियन स्पर्म। कितना? 200 से 300 मिलियन स्पर्म। और जाता है भाई कहाँ? और फर्टिलाइज ओवम से सिर्फ और सिर्फ कितना होता है? एक। सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म जो है ओवम से वो क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा। जैसे ही एक का एंट्री हो जाता है, हम तुमको बता चुके हैं, जो अंदर का मेम्ब्रेन है वो डिपोलराइज हो जाता है। मतलब वैसा हो जाता है कि बाहर के स्पर्म के एंट्री को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। क्लियर?
कोई दिक्कत यहाँ तक? और ये सब कारनामा कहाँ हो रहा है सर? एक फूला हुआ रीजन में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एम्पुला। तो एम्पुला को हमने क्या कह दिया? साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कह दिया। क्लियर? वो जगह जहाँ पे क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। जितना जल्दी हो सके लिख लीजिए। अब देखो होता क्या है, जब मेल और फीमेल गैमेट मिलेंगे ना, तो क्या होगा? एक रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन को हम लोग नाम देते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्रोसोमल रिएक्शन। आज का जो ये एक्रोसोमल रिएक्शन है ना, ये काफ़ी टिपिकल होता है, इसको अच्छे से समझना, ठीक है? ये थोड़ा सा टिपिकल है, इसको अच्छे से समझना एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है। बहुत कम चांस है कि इन चीज़ों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, बहुत कम चांस है, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल में हम जा रहे हैं एक्रोसोमल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है? अब देखो होगा क्या, पहले हम ड्रॉ कर रहे हैं तुम्हारा एक स्ट्रक्चर ओवम का। किसका? ओवम का। तो ओवम क्या है सर? जनरली एक सेल है। और एनिमल सेल है या प्लांट सेल है? एनिमल सेल है। तो एनिमल सेल है मतलब कि बाहर एक दीवार होगा जिसका नाम होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है एकदम? क्या होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन हम जानते हैं सर कि ओवम के बाहर एक और दीवार होता है जिसे हम लोग जेडपी यानी कि जोना पेलोसिडा कहते हैं। क्या कहते हैं? जोना पेलोसिडा कहते हैं ना। तो ये अंदर वाला जो दीवार हो गया, इसको हमने क्या कह दिया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको क्या कह दिया बाबू? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नॉर्मली जो हर सेल में होता है ना, हर एनिमल सेल में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद आपका उसके बाहर कौन सा लेयर है? जेडपी यानी कि जोना पेलोसिडा। क्लियर है? इधर क्या हो गया आपके पास? जोना पेलोसिडा। और अंदर क्या हो गया आपके पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है एकदम? अब देखो क्या होता है, यहाँ पे कुछ आपके सेल होते हैं चिपटे चिपटे, इस तरह से आपके क्या होते हैं? कुछ यहाँ पे सेल्स होते हैं ना। गुरुजी एकदम कोरोना वायरस की तरह लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस है। हाँ, एकदम कोरोना वायरस है रे। इस कोरोना वायरस की तरह लगने वाले सेल को हम लोग नाम देंगे कोरोना रेडिएटा। क्या नाम देंगे बाबू? कोरोना रेडिएटा। कोरोना रेडिएटा, ठीक है? इसको क्या नाम दे दिया? कोरोना रेडिएटा। ये है तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये है तुम्हारा जोना पेलोसिडा। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ये क्या है? जोना पेलोसिडा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलोसिडा के बीच के जो स्पेस होते हैं उसे हम लोग पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पेरीविटेलाइन स्पेस, है ना? पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। क्लियर है ये बात? उसे हम लोग क्या कहते हैं? पेरीविटेलाइन स्पेस। ये जो तुम्हारा कोरोना रेडिएटा वाला सेल है, ये जो तुम्हारा कोरोना रेडिएटा वाला सेल है, ये सेल क्या करते हैं? एक एसिड के मदद से आपस में चिपके होते हैं। एक एसिड के मदद से क्या करते हैं? आपस में क्या होते हैं बाबू? चिपके होते हैं, है ना? एक एसिड के मदद से क्या करते हैं? आपस में चिपके होते हैं। इस एसिड को हम लोग कहते हैं हायालुरोनिक एसिड। क्या कहते हैं बाबू? हायालुरोनिक एसिड, है ना? हायालुरोनिक एसिड। इस एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? हायालुरोनिक एसिड कहते हैं, है ना? इस एसिड को हम लोग क्या कहते हैं? हायालुरोनिक एसिड। अच्छा, हम एक काम करें, इस जोना पेलोसिडा को इधर ना इधर दिखा दें। अरे इसी जोना पेलोसिडा को बस लेबलिंग इधर कर दें। क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। इस जोना पेलोसिडा को हमने क्या किया? इधर लेबलिंग कर दिया। ये क्या है हमारा? जोना पेलोसिडा। जोना पेलोसिडा कुछ नहीं है सर। जोना पेलोसिडा क्या है? ये वैसा लेयर है सेकेंडरी ओसाइट का जो सेकेंडरी ओसाइट ही बनाता है। कौन बनाता है? सेकेंडरी ओसाइट ही बनाता है। जैसे मेरे बॉडी के ऊपर जो पसीना है वो किसने निकाला? मेरे बॉडी ने निकाला। उसलिए इसके ऊपर जो लेयर है वो किसने निकाला सर? वो सेकेंडरी ओसाइट ने निकाला। क्लियर है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हमने देखा सर कोरोना रेडिएटा, हाइलुरोनिक एसिड कोरोना रेडिएटा को जो जोड़े हुआ आपस में उसको हमने क्या कहा? हाइलुरोनिक एसिड। और यहाँ पे हमारे पास एक लेयर दिखा जिसे हमने क्या नाम दिया? जोना पेलोसिडा। क्लियर है एकदम? यहाँ पे तुम्हारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जोना पेलोसिडा के बीच के स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं? पेरीविटेलाइन स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पेरीविटेलाइन स्पेस। अब यहाँ पे क्या होता है? जोना पेलोसिडा के दीवार पे ताला लगा होता है। अरे ताला कैसा ताला गुरुजी? ताला देखो कैसा ताला है, बहुत खतरनाक चीज़ है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर गड़बड़ा जाता मामला। ये क्या रहता है यहाँ पे इस ताले को हम लोग फर्टिलाइजिन कहते हैं। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजिन, है ना? इस ताले को हम लोग क्या कहते हैं? फर्टिलाइजिन। अभी तुमको समझ में आ जाएगा ताला क्यों कह रहे हैं। इस ताले को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? फर्टिलाइजिन कहते हैं, है ना? देखो जहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया कि किस चीज़ का बना होगा, वहाँ पे प्रोटीन बोल देना। क्या बोल देना? प्रोटीन बोल देना। इसलिए प्रोटीन बोल देना क्योंकि मेजर चीज़ आपके बॉडी में किसका बना है? प्रोटीन का बना है। अगर कहीं पे थिक और थिन में नहीं समझ में आया तो क्या लगाना है? थिन लगाना है। समझे आप बात? तो ये सब चीज़ को याद रखना, ठीक है? अच्छा, अगर प्लांट में पूछेगा कि कौन सा सेल है और कुछ समझ में नहीं आया तो पैरन का चेप देना, 11th में बताए थे, है ना? तो ये सब चीज़ें होती हैं कुछ जो
काम आसान कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ताला लगा हुआ, ताला का नाम फर्टिलाइजिन है, कुछ नहीं होता, प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। तो उधर तैयार हो गया भैया हमारा क्या? ओवम। ये किसका स्ट्रक्चर है भाई? ओवम का स्ट्रक्चर। अगर डायग्राम आएगा तो इसको इस तरह से चेप देना, ठीक है। अब देखो इधर क्या है, इधर हमारे पास है दूल्हे राजा यानी कि स्पर्म। क्या है भाई? स्पर्म। स्पर्म दूल्हे राजा मुकुट पहने रहते हैं, टोपी पहने रहते हैं और सारा कुछ इसी टोपी का खेल है। इस टोपी के अंदर भरा होता है एंजाइम। क्या भरा होता है बाबू? एंजाइम, है ना। इस टोपी का नाम था एक्रोसोम। क्या था? एक्रोसोम। इस टोपी को हम लोग क्या कहते थे? एक्रोसोम। और हम आपको बताएं कि एक्रोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसे हम लोग स्पर्म लाइसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्म लाइसिन। ये स्पर्म लाइसिन जो है वो एक एंजाइम नहीं होता है, इसमें कई सारे एंजाइम होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है तुम्हारा हायालुरोनिडेज, एक होता है तुम्हारा हायालुरोनिडेज, एक तुम्हारा होता है क्या बाबू? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। क्या होता है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। तुम लोग को पता होगा एक चीज, और नहीं पता है तो सुन लो, कि जितने भी एंजाइम होते हैं उनका काम होता है ब्रेक डाउन करना, चीजों का क्या करना? ब्रेक डाउन करना, यानी कि तोड़ना। तो ये तुम्हारा क्या है? कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। और यहाँ पे तीसरा एंजाइम तुम्हारा होता है एक्रोसिन। क्या होता है? एक्रोसिन, है ना, या इसे हम लोग जोनालाइसिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जोनालाइसिन। अब नाम से पता चल रहा है सर कि देखो हाइलुरोनिडेज जो है ये किसको तोड़ेगा? ये तुम्हारा एक एक करके तोड़ेगा सबको, ठीक है। हाइलुरोनिडेज किसको तोड़ेगा? हाइलुरोनिक एसिड को तोड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद ये जो तुम्हारा कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम है ये किसको तोड़ेगा? कोरोना रेडिएटा को तोड़ेगा। और ये जो एक्रोसिन है ये किसको तोड़ेगा? जोना पेरोसिडा को तोड़ेगा। गुरुजी ये सब तोड़ क्यों रहा है? बेटा अगर टूटेगा नहीं है इतना मोटा दीवार तो ये स्पर्म इसके अंदर एंट्री कैसे करेगा? अगर ये इस दीवार इतना मोटा जो दीवार लगाए हुए हो, प्रोटेक्टिंग लगाए हुए हो, अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो ये इसके अंदर एंट्री कैसे करेगा? इसीलिए इनके टोपी के पास क्या होता है? ढेर सारा एंजाइम होता है जो क्या करवाता है? इसको तोड़वाता है। क्लियर है एकदम? अब क्या होता है, इसके ऊपर तुम्हारा चाबी लगा होता है। क्या लगा होता है? चाबी। और ताला उधर है, उस इधर क्या लगा हुआ है? चाबी। अरे सही में चाबी लगा होता है। देखो इस चाबी का नाम हम रखते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। क्या नाम रखते हैं? एंटी फर्टिलाइजिन ग्लाइको प्रोटीन। ये भी प्रोटीन है, वो भी प्रोटीन है। ये भी क्या है? प्रोटीन है और वो भी प्रोटीन है। क्या लगता है तुमको किसी भी चाबी से कोई भी ताला खुल जाएगा? मतलब ये हुआ कि कुत्ता का स्पर्म कभी भी गधा के ओवम को फर्टिलाइज नहीं करेगा, है ना। कुत्ता का स्पर्म कभी भी गधा के ओवम को फर्टिलाइज नहीं करेगा। समझे बात? स्पीसीज क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए अगर आप फर्टिलाइजेशन चाहते हैं, है ना। अगर आप फर्टिलाइजेशन चाहते हैं तो आपको क्या देखना पड़ेगा सर? स्पीसीज सेम होना चाहिए या फिर रिलेटेड स्पीसीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिलेटेड स्पीसीज होना चाहिए, ठीक है। रिलेटेड स्पीसीज होना चाहिए। अभी हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रैटेजीज में, एक स्ट्राइल बनाते हैं हम लोग म्यूल, उसको रिलेटेड स्पीसीज के बीच में, है ना, क्रॉस करवाते हैं। क्रॉस यानी फर्टिलाइजेशन कराते हैं और उससे बनाते हैं। तो या तो रिलेटेड स्पीसीज हो या फिर स्पीसीज सेम हो, तभी काम हो पाएगा। मतलब क्या होगा सर? मतलब हर चाबी हर ताला को नहीं खोल सकता, है ना। हर चाबी हर ताला को नहीं खोल सकता, तो इसके पास वो चाबी है जो इस ताला को खोल सकता है। मतलब मेल के स्पर्म जो मेल गैमेट है, उस ह्यूमन मेल गैमेट जो है उसके पास ये चाबी है कि ह्यूमन फीमेल गैमेट के खोल सके। समझिए बात? तो फर्टिलाइजिन जो है वो ताला है और एंटी फर्टिलाइजिन जो है वो क्या है? चाबी है। जब चाबी जो है फिक्स बैठेगा ताला में तभी ये जो ताला है वो खुलेगा। क्लियर? तो ये तुम्हारा जो एंटी फर्टिलाइजिन है ये जाके जब फर्टिलाइजिन में फिक्स बैठता है तब फाइनली क्या होता है? स्पर्म को अंदर एंट्री होता है। समझिए बात? अब एंटी फर्टिलाइजिन और फर्टिलाइजिन इन दोनों के मिलने को एनसीईआरटी एक टर्म इस्तेमाल करता है ना, उसको हम लोग कहते हैं एग्लूटिनेशन। क्या कहते हैं बाबू? एग्लूटिनेशन। और ये ओवरऑल जो तुमने पूरा देखा, इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्रोसोमल रिएक्शन। क्या कहते हैं? एक्रोसोमल रिएक्शन। ये कब हुआ? जब कौन टकराया? फीमेल गैमेट और मेल गैमेट जब आपस में टकराया तब ये रिएक्शन आपका इंड्यूस होता है, यानी कि होता है। कौन सा रिएक्शन? एक्रोसोमल रिएक्शन। ये रिएक्शन क्लियर है? इतना हार्ड कम चांस है कि तुम्हारे बोर्ड में पूछेगा, लेकिन पढ़ लो अगर पूछ दिया तो, ठीक है। यहाँ से आने का चांस है क्वेश्चन कि बताओ इसके बीच का स्पेस क्या हो सकता है? तो पेरीविटालाइन स्पेस, है ना। हाइलुरोनिक एसिड से कोरोना रेडिएटा जो होता है यही सब पूछेगा। अच्छा, वो सेकेंडरी ओसाइड के बाहर जो लेयर होता है वो क्या होता है? जोना पेरोसिडा। कौन बनाता है सर? सेकेंडरी ओसाइड बनाता है। यही सब पूछेगा, ठीक है। उससे ज़्यादा पूछने की औकात नहीं है। क्लियर? कोई दिक्कत?
एकदम क्लियर है एक्रोसोमल रिएक्शन? कुछ नहीं हो रहा है सर। यहाँ पे हमारे पास कुछ इंजाइम थे, ये इंजाइम 3 गो इंजाइम है, 3 गो उधर चीज था, ये तीनों मिलके तीनों को तोड़ रहा है। अब जैसे ही टूटेगा ये फट से अंदर एंट्री करेगा, लेकिन उधर ताला लगा हुआ, इधर चाबी है। ताला अगर इसी चाबी का हो, मतलब जो ताला लगा हुआ उसी का चाबी होगा तभी खुलेगा, दूसरा चाबी रहेगा तो नहीं खुलेगा। समझ में आया बात? मतलब कि सेम स्पीसीज का होगा तभी फर्टिलाइजेशन होगा, दूसरे स्पीसीज का होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। क्लियर है एकदम? एंटी फर्टिलाइजिंग ग्लाइकोप्रोटीन और फर्टिलाइजेशन, इन दोनों का मिलना क्या कहलाता है? एग्लूटिनेशन। क्या कहलाता है? एग्लूटिनेशन। क्लियर है एकदम? देखो, जब स्पर्म एंट्री किया तो जोना पेलोसिडा वाले दीवार को तोड़ा है। किसको तोड़ा है? जोना पेलोसिडा जो दीवार था उसको तोड़ा है। किस एंजाइम से तोड़ा है अभी हम लोग देख के आ रहे हैं, है ना? जोना पेलोसिडा को किस एंजाइम से तोड़ा है इसको हमने अभी देख के आ रहे हैं ना। किससे तोड़ा था बताओ? एक्रोसिन। एक्रोसिन नाम का एंजाइम था, उसने किसको तोड़ा था? जोना पेलोसिडा को तोड़ा था। क्लियर है एकदम? तो जोना पेलोसिडा जब टूटता है तो क्या होता है? देखो, जैसे ही टायर के अंदर ट्यूब होता है ना, तो टायर जब फटता है तो देखोगे ट्यूब हल्का सा बाहर आ जाता है। तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना, ये इस तरह से जो है ना, ऐसे करके ऐसे आ जाता है। समझे? कोन बना लेता है। इसी को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजिंग कोन। क्या कहते हैं? फर्टिलाइजिंग कोन। तो उसके बाद क्या होता है? एक्रोसोमल रिएक्शन के बाद फॉर्मेशन होता है तुम्हारा किसका? फॉर्मेशन तुम्हारा किसका हो रहा है बताओ? कौन बन रहा है? फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कोन। किसका फॉर्मेशन हो रहा है बाबू? फर्टिलाइजेशन कोन का तुम्हारा क्या हो रहा है? उसके बाद फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत? अब क्या होगा सर उसके बाद? अब क्या होता है, कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर हमें मालूम है सर कि सोडियम चैनल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? सोडियम चैनल्स लगे होते हैं। ये सब हम लोग कहाँ पढ़ा था? ये सब हम लोग पढ़ा था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, है ना? नर्वस सिस्टम में, कि सोडियम चैनल लगे होते हैं, है ना? क्या लगे होते हैं? सोडियम चैनल। सोडियम चैनल से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, सोडियम आयंस अंदर आने लगते हैं। क्या आने लगता है? सोडियम आयंस अंदर आने लगते हैं। यहाँ पे क्या हुआ बाबू? ओपनिंग हुआ है किसका? सोडियम चैनल का। किसका ओपनिंग हुआ है? सोडियम चैनल का। ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल। जब सोडियम चैनल खुला हमारा, तब क्या आने लगा अंदर? तब क्या अंदर आने लगा हमारा? सोडियम आयन अंदर आने लगा। सोडियम आयन पॉजिटिव आयन है या निगेटिव आयन है? सर पॉजिटिव आयन है। पॉजिटिव आयन है तो अंदर चार्ज कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव या निगेटिव? पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मेम्ब्रेन था, जब सोडियम चैनल जो है, जब सोडियम चैनल ओपन हुआ है ना, तो जो हमारा मेम्ब्रेन था अंदर का, वो कैसा हो गया? डीपोलराइज हो गया। मेम्ब्रेन कैसा हो गया? डीपोलराइज हो गया ना। पढ़े ना हम लोग इस सबको? मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज। मेम्ब्रेन जो था वो क्या सा हो गया बाबू? डीपोलराइज हो गया। और जैसे ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज होता है, जैसे ही मेम्ब्रेन क्या होता है? डीपोलराइज होता है, अनदर स्पर्म के एंट्री को ब्लॉक कर देता है। दूसरे स्पर्म के एंट्री को क्या कर देता है? ब्लॉक कर देता है। समझे आप? दूसरे स्पर्म के एंट्री को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। तो ये क्या करता है? प्रिवेंट करता है। प्रिवेंट का मतलब रोकता है ना? प्रिवेंट करता है पॉलीस्पर्मी को। किसको प्रिवेंट करता है? पॉलीस्पर्मी को प्रिवेंट करता है, यानी पॉलीस्पर्मी को रोकता है कि ढेर सारा स्पर्म अंदर ना आ जाए। समझ में आया बात? कोई दिक्कत? जब ये जो पॉलीस्पर्मी है तुम्हारा, ये अगर फास्ट ब्लॉक होगा तो अब इसे हम लोग कहेंगे जोना रिएक्शन, और जब स्लो ब्लॉक होगा और परमानेंट ब्लॉक होगा तब उसे हम लोग कहेंगे कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? कॉर्टिकल रिएक्शन। बस इतना जानो, ठीक है? अगर फास्ट ब्लॉक होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अगर फास्ट ब्लॉक होगा ना, फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी, अगर पॉलीस्पर्मी फास्ट ब्लॉक होगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? जोना रिएक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे? जोना रिएक्शन। और यही अगर स्लो ब्लॉक होगा, पहले तो देखो, पहले हमको फास्ट ब्लॉक करना होगा, तेजी से रोकना होगा, फिर बाद में हम कुछ ऐसा मैकेनिज्म जनरेट करेंगे। वो मैकेनिज्म हम तुम लोग को नहीं पढ़ा रहे हैं, पढ़ाया जाता है हायर क्लास में, ठीक है? एमबीबीएस में पढ़ोगे या फिर और अदर डिग्री में जाओगे ना, ग्रेजुएशन में जाओगे तो भी पढ़ने को मिल सकता है तुमको, बीएससी जूलॉजी करोगे तो उसमें क्या होगा ना, तुमको जब उसमें मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है तो वो बाद में क्या करेगा? पहले तो फास्ट ब्लॉक कर लिया, पहले फास्ट ब्लॉक करके रोक दिया, ठीक है? जिसे हमने क्या नाम दे दिया? जोना रिएक्शन। बाद में ये अपने अंदर ऐसा मैकेनिज्म अपने अंदर ऐसा चेंज लाता है कि क्या करता है ना, कि ऐसा यहाँ पे इसके बीच में पेरीविटलाइन स्पेस के अंदर कुछ चीज को सिक्रीट करता है, जिसके वजह से ये जो लेयर है ना, ये और मोटा हो जाता है और परमानेंट ब्लॉक कर देता है, परमानेंट रोक देता है पॉलीस्पर्मी को। मतलब अब हमेशा के लिए रोक जाओ, ठीक है?
समझे आप बात, प्रिवेंट कर देता है हमेशा के लिए पॉलीस्पर्मी को। अब इसका मतलब तुम लोग ये सोचते होगे कि अब दोबारा से कभी स्पर्म आएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा क्या, होगा दोबारा से जब आएगा तब, ठीक है। ये कब हो रहा है, जब एक स्पर्म मिल जा रहा है उसके बाद हो रहा है, ठीक है। ये सब कब काम होता है, जब एक स्पर्म मिल जाता है तब। ये जब इस स्पर्म का इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जब अटैचमेंट होता है तभी ये सोडियम चैनल खुलता है, तभी अंदर डिपोलराइजेशन होता है, समझिए बात, तभी ब्लॉक होता है एंट्री, ठीक है। जब एक स्पर्म जो है वो इसके साथ मिल जाएगा तभी कमरा बंद होगा, समझिए बात, उससे पहले कमरा बंद नहीं होगा। क्लियर है ये बात, हाँ इस बात को याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे जब फास्ट ब्लॉक होगा पॉलीस्पर्मी का तो उसे क्या कहेंगे, जोना रिएक्शन। और जब यही स्लो ब्लॉक होगा, क्या होगा, स्लो ब्लॉक, या इसे कह सकते हो परमानेंट। स्लो तो होता है ये, लेकिन कैसा होता है, परमानेंट होता है ना। परमानेंट ब्लॉक जो होगा, समझिए बात, तो अब उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे, कॉर्टिकल रिएक्शन। कॉर्टिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में दूर दूर तक नहीं है, वरना इसे भी पढ़ा देते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, क्लियर। तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन। जब क्या हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन कब हुआ, जब मेल और फीमेल गैमेट मिला तो सबसे पहले क्या हुआ, एक्रोसोमल रिएक्शन। उसके बाद फॉर्मेशन हुआ फर्टिलाइजेशन कौन का, उसके बाद क्या हुआ तुम्हारा, ब्लॉक हुआ। क्या सर, ब्लॉक हुआ, पॉलीस्पर्मी, है ना, पॉलीस्पर्मी रुका। तो फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी जिसे हमने क्या कहा, जोना रिएक्शन का। फिर स्लो ब्लॉक होगा पॉलीस्पर्मी का, उसे हमने क्या कहा, कॉर्टिकल रिएक्शन का। यहाँ तक क्लियर एकदम, कोई दिक्कत। यहाँ पे जाके तुम्हारा जो फर्टिलाइजेशन है वो समाप्त होता है। आखिरी एक लाइन को गौर से सुनिएगा, इससे क्वेश्चन आ सकता है। जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली का मतलब समझ में आता है, एक साथ एम्पुलरी रीजन में आएंगे तभी फर्टिलाइजेशन होगा, समझ में आ बात। जब ओवम और स्पर्म साइमल्टेनियसली यानी कि एक साथ तुम्हारा एम्पुला के अंदर आएगा तभी क्या होगा बाबू, फर्टिलाइजेशन होगा। इस बात को याद रखना, क्लियर, कोई दिक्कत। ऐसा नहीं है कि तुम पहला हफ्ता में स्पर्म चला गया था और कभी और ओवम निकल रहा है तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं है, समझे बात। ओवुलेटरी फेज के टाइम में, ओवुलेटरी फेज अभी तुम लोग चैप्टर 4 में पढ़ोगे, फर्टाइल पीरियड होता है 10 से 17 डे, ठीक है, 10 से 17 डे, ये सब पढ़ोगे तब और क्लियर हो जाएगा। तो ये बात को सिर्फ याद रखना है कि जब फीमेल गैमेट और मेल गैमेट साइमल्टेनियसली एक रीजन में मिलेगा जिसका नाम है एम्पुला, तभी क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत। यहाँ पे जाके तुम्हारा जो फर्टिलाइजेशन वाला कहानी है वो समाप्त होता है। अब हम लोग एक चीज पढ़ेंगे, क्लीवेज। क्या होता है क्लीवेज, उसको समझते हैं, ठीक है। क्लीवेज को आगे भी पढ़ेंगे अगले क्लास में भी, लेकिन यहाँ आज इसकी शुरुआत कर देते हैं। नॉर्मली सेल डिवीजन में कितने फेज होते हैं, कौन कौन सा। क्लीवेज क्या होता है समझना, है ना। क्लीवेज क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद, देखो क्लीवेज किसे कहते हैं, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद रैपिड माइटोटिक डिवीजन, तेजी से क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है। माइटोटिक मतलब मियोसिस या माइटोसिस, बताओ। माइटोटिक मतलब क्या होता है, माइटोसिस, इस चीज को याद रखना, ठीक है। और मियोसिस रहेगा तो मियोटिक लिखा हुआ होगा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, रैपिड। रैपिड का मतलब तेजी से क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन होता है ना। और जो जाइगोट था हमारे पास, क्या था बाबू, जाइगोट, वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, वो जो जाइगोट था वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, मोरूला के अंदर। किसके अंदर, मोरूला। अरे गुरुजी वही मोरूला जो सहतूत के तरह था, है ना, मलबरी लाइक स्ट्रक्चर। सहतूत खाए हो, खाया जाता है सहतूत, हम खाएं। यहाँ पे एक घर है, शहनवाज का घर गया है, शहनवाज का घर, उसके यहाँ उगता ही है सहतूत, मोरूला। तो मोरूला लाइक स्ट्रक्चर होता है ना सहतूत लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मोरूला कहते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत। तो देखो फर्टिलाइजेशन के बाद तेजी से माइटोसिस डिवीजन होता है, और जो हमारे पास जाइगोट था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मोरूला में कन्वर्ट हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीवेज। कैसे होता है, देखो जब नॉर्मल डिवीजन होता है तब क्या होता है, और क्लीवेज में क्या होता है, अंतर है इसमें, इसीलिए इसको अंतर को हम दिखाते हैं तुमको। देखो ये नॉर्मल डिवीजन दिखा रहे हैं। जब नॉर्मल डिवीजन किसी सेल में होगा, मान लीजिए ये सेल जो है वो डिप्लॉयड है, कैसा है, डिप्लॉयड है ना, ये डिप्लॉयड सेल है। अगर इसके अंदर नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले सेल जो है वो अपना साइज बढ़ाता है, हमें मालूम है क्या करता है सर, अपना साइज बढ़ाता है। साइज को क्या किया इसने, इंक्रीज किया। साइज कौन से फेज में इंक्रीज करता है, कौन बताएगा। फिर उसके बाद फाइनली ये एक सेल से 2 सेल बनेगा अगर माइटोसिस करेंगे तो, और अगर मियोसिस करेंगे तो एक सेल से 4 सेल बनेगा। क्लियर है ये बात। ये हमारे पास एक सेल है,
ये पहले क्या करता है, साइज बढ़ाता है। जब नॉर्मल डिवीजन होता है तब की बात कर रहे हैं, है ना, नॉर्मल जब सेल डिवीजन होता है तो ये सेल क्या करता है, पहले क्या करता है बाबू, साइज बढ़ाता है। साइज बढ़ाने के बाद क्या होता है सर, ये जो सेल था साइज बढ़ाने के बाद एक सेल से दो सेल में कन्वर्ट हो जाता है ना, डिवीजन कर लेता है। और ये जो दो सेल होगा वो इसके साइज का होगा, पहले वाले सेल के साइज का होगा। क्लियर, कोई दिक्कत। यहाँ पे दो सेल बना है, मतलब यहाँ पे कौन सा डिवीजन हुआ, माइटोसिस डिवीजन। अगर चार होता, चार सेल बनता तो कौन सा डिवीजन होता, मियोसिस। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत। अब देखो हुआ क्या, हमारे पास होता है सर G1 फेज, और क्या होता है G1 फेज, उसके बाद होता है हमारे पास S फेज, उसके बाद हमारे पास होता है G2, और उसके बाद हमारे पास क्या होता है M फेज। G1 फेज और G2 फेज, ये दो फेज में क्या होता है, सेल का साइज इंक्रीज करता है। सेल का साइज क्या करता है, इंक्रीज करता है। समझिए आप बात, G1 फेज और G2 फेज में जो सेल का साइज है वो क्या करता है बाबू, इंक्रीज करता है। इस फेज में सबको पता है, बच्चों को पता है कि इस फेज में क्या होता है बाबू, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, यानी डीएनए का क्या बनता है, कॉपी बनता है। क्लियर, डीएनए रेप्लिकेशन होता है। और एम फेज में फाइनली क्या होता है, एक्चुअल डिवीजन होता है। क्या होता है बाबू, एक्चुअल डिवीजन जो है हमारा किस में होता है, एम फेज में होता है। ये एकदम क्लियर है ना, एक्चुअल डिवीजन किस में होता है, एम फेज में। ये कहानी हो गया नॉर्मल डिवीजन का। लेकिन जब तुम क्लीवेज को देखते हो तो क्या होता है, क्लीवेज के केस में क्या होता है, इधर देखना, क्लीवेज में क्या होगा, ये G1 फेज और G2 फेज जो है एब्सेंट होता है। ये जो G1 फेज है और G2 फेज जो है वो क्या होता है बाबू, एब्सेंट होता है। क्या लगता है तुमको, G1 फेज और G2 फेज एब्सेंट होगा तो क्या सेल का साइज इंक्रीज करेगा, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि G1 फेज और G2 फेज में ही सेल का साइज क्या होता है, इंक्रीज करता है। और जब G1 फेज और G2 फेज है ही नहीं तो सेल का साइज कहाँ से इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे कोई सेल का साइज इंक्रीज नहीं करता है, उल्टा और क्या होता जाता है, ये हमारे पास एक सेल है, क्या है, एक सेल। तो क्लीवेज में क्या होता है, ये एक सेल से दो सेल बनता है अंदर की तरफ। समझ में आ रहा है, ये डिप्लॉयड है तो ये भी डिप्लॉयड है और ये भी डिप्लॉयड है। समझ में बात। फिर दो सेल से इसी तरह कितना सेल बनता है, चार, चार से फिर तुम्हारा 8, और 8 से तुम्हारा 16 सेल, है ना, 8 से तुम्हारा 16 सेल, 8 से तुम्हारा कितना सेल का स्ट्रक्चर बनता है, 16 सेल स्ट्रक्चर बनता है। इन सेल्स को हम लोग ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, इन सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लास्टोमियर्स। और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं मॉडुला। क्या कहते हैं, मॉडुला। मॉडुला जो है तुम्हारा वो 8 सेल का भी हो सकता है और 16 सेल का भी हो सकता है। 8 से 16 सेल का जो स्ट्रक्चर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुला। तो हमको क्या याद रखना है बाबू कि क्लीवेज के अंदर हमको G1, कौन सा फेज, G1 एंड G2 फेज जो होता है बाबू वो क्या होता है, प्रेजेंट या एब्सेंट, एब्सेंट होता है। वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। क्लियर है एकदम, क्योंकि यहाँ पे सेल का साइज जो है वो इंक्रीज नहीं करता है ना, सेल का साइज इंक्रीज नहीं करता है। यहाँ पे जो साइज है वो क्या रहता है, यहाँ पे जो साइज है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। साइज जो है यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत। तो क्लीवेज क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद तेजी से माइटोटिक डिवीजन होना और जाइगोट का मॉडुला में कन्वर्ट होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। नॉर्मल डिवीजन में हमको ये दिखता है, लेकिन क्लीवेज में हमको ऐसा दिखता है। क्लियर है एकदम, कोई दिक्कत। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, है ना।